हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने एस्पिरिन के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम लोग मोस्ट कॉमन ड्रग पैरासीटामोल के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पैरासीटामोल का केमिकल नेम है एसिटामिनोफेन। अगर हम लोग इसके एक्शंस की बात करें तो इसका एक्शन है एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक मेनली, और इसके पास पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी होती है, या फिर वो प्रॉपर्टी ना के बराबर ही होती है, इसलिए हम लोग उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं फीवर और पेन को ठीक करने के लिए, लेकिन वो फीवर और पेन किसी भी इन्फ्लेमेशन की वजह से नहीं होना चाहिए, किसी अदर डिसीज की वजह से होना चाहिए। जो अपना पैरासीटामोल है इसके मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, उनको एक एक करके देखते हैं। जो अपना पैरासीटामोल है वो कॉक्स 3 एंजाइम को इनहिबिट करता है। कॉक्स 3 क्या होता है? कॉक्स 3 जो होता है वो स्प्लाइसिंग वेरिएंट होता है कॉक्स 1 एंजाइम का। सीएनएस के अंदर कॉक्स 3 एंजाइम को इनहिबिट करके फीवर को रिड्यूस करता है ये। जब कॉक्स 3 एंजाइम इनहिबिट होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस कम होगा, जिस वजह से पायरोजेंस का लेवल डाउन हो जाएगा और फीवर कम हो जाएगा। जो पैरासीटामोल है वो सीएनएस के अंदर और पीएनएस के अंदर डिफरेंट तरीके से एक्शन शो करता है। सीएनएस के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंजाइम में प्रेजेंट पेरोक्सीडेज साइट और कॉक्स साइट दोनों को इनहिबिट करता है, लेकिन पेरिफेरी में केवल ये पेरोक्सीडेज साइट को बेसिकली इनहिबिट करता है, क्योंकि इसके पास पेरोक्सीडेज साइट से बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा होती है कंपेयर टू कॉक्स साइट। पहले हम इसका देखेंगे एक्शन सीएनएस के अंदर। सीएनएस के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ेगा, जिससे पायरोजेंस का लेवल बढ़ेगा, और पायरोजेंस जो होते हैं वो स्टिमुलस होते हैं किसके लिए? हाइपोथैलेमस के लिए, और हाइपोथैलेमस पे थर्मोजेनिक चेंजेस आएंगे और जिससे फीवर होगा। जो अपना पैरासीटामोल है सीएनएस के अंदर पेरोक्सीडेज और कॉक्स दोनों को इनहिबिट करेगा और फीवर को रिड्यूस करेगा, लेकिन पेरिफेरी में इसका एक्शन जो होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। ये केवल पेरोक्सीडेज साइट को ज्यादा इनहिबिट करता है और कॉक्स को ना के बराबर इनहिबिट करेगा। अब आइए देखते हैं कि ये क्यों एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के अंदर नहीं कंसीडर किया जाता। और ये कॉक्स को इनहिबिट नहीं करता, इसलिए इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के अंदर नहीं रखा जाता। जब इन्फ्लेमेशन होता है पेरिफेरी में तो पेरोक्साइड का सिंथेसिस बढ़ जाता है। पेरोक्साइड का सिंथेसिस जब बढ़ेगा तो पेरोक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। और जो अपना पैरासीटामोल होता है वो सारा का सारा किसके लिए यूटिलाइज हो जाता है? वो पेरोक्सीडाइज साइट को ब्लॉक करने के लिए यूटिलाइज हो जाता है। तो कॉक्स को इनहिबिट करने के लिए कोई मॉलिक्यूल बचता ही नहीं है, इसलिए जब कॉक्स को इनहिबिट नहीं करेगा तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी नहीं शो होगी, क्योंकि जो अपना इन्फ्लेमेशन होता है बेसिकली कॉक्स के वजह से होता है, और जब तक कॉक्स को इनहिबिट नहीं करेगा तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी नहीं आएगी। आइए अब इसके थर्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसका थर्ड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी। जब हाई डोज में पैरासीटामोल को देते हैं तो ये एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि पेन को रिड्यूस करने वाली प्रॉपर्टी शो करता है। पैरासीटामोल को जब हाई डोज के अंदर देते हैं तो लीवर में जाके वो पैरा अम्यूनोफिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, और पैरा अम्यूनोफिनॉल जो होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेगा और सीएनएस में प्रेजेंट TRPV1 रिसेप्टर और CB1 रिसेप्टर पे ऐड करेगा और पेन को रिड्यूस करेगा, यानी कि एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। TRPV1 और CB1 का फुल फॉर्म है, यहां से आप देख लेना। तो यहां तक हमारी बात हुई कि इसके 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। अब आइए कुछ अदर पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं पैरासीटामोल के। पैरासीटामोल इज वन ऑफ द सेफेस्ट ड्रग यूज इन द मार्केट। ये ओवर द काउंटर मेडिसिन है, यानी कि ये OTC ड्रग है। इसको हम लोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से भी हम लोग ले सकते हैं। इसके बहुत मिनिमल साइड इफेक्ट हैं, बहुत ही कम केसेस जिसके अंदर इसके साइड इफेक्ट देखे गए हों। और कौन कौन साइड इफेक्ट देखे जाते हैं? जैसे रैशेस हो गया, और बहुत कम केसेस के अंदर ल्यूकोसाइटोपिनिया भी देखने को मिला है। इट इज सेफ टू यूज इन स्पेशल पॉपुलेशन ऑल्सो लाइक चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट वुमेन्स एंड ओल्ड पेशेंट्स। नॉट एसोसिएटेड विद किडनी डैमेज, पेप्टिक अल्सर डिजीज, एसिड बेस बैलेंस। जो अदर एनसेड्स होते हैं उसमें किडनी डैमेज, पेप्टिक अल्सर डिसीज और एसिड बेस बैलेंस का साइड इफेक्ट का डर बना रहता है, लेकिन जो अपना पैरासीटामोल है उसमें ऐसी कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन ये ओवर द काउंटर मेडिसिन है, तो इसका एक्सेस में यूज होने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं कि इसका ड्रग एब्यूज हो रहा है, क्योंकि ये जनरली मार्केट में बिना प्रिस्क्रिप्शन के अवेलेबल रहती हैं। अब आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसको हम लोग बेसिकली प्रेफर करते हैं ओरल रूट के थ्रू, या फिर अगर एक्यूट इमरजेंसी का केस है तो हम लोग IV रूट के थ्रू भी प्रेफर कर लेते हैं। चिल्ड्रंस के अंदर इसको रेक्टल रूट के थ्रू भी प्रेफर किया जाता है, अगर IV रूट के थ्रू एक्सेसिबल नहीं है तो।
जो अपना पैरासीटामोल है उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा खासा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और ये 25% जो होता है वो बाउंड होता है एल्ब्यूमिन के साथ, और 75% इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ये जस्ट अपोजिट है किसका, एस्पिरिन का। जो अपना एस्पिरिन होता है वो 75% एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करता है, लेकिन जो अपना ये पैरासीटामोल है वो 75% डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब डिस्कस करें अगर इसके मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो इसके पास फेज 1 और फेज 2 रिएक्शंस होती हैं। फेज 1 जो होती है वो माइनर पाथवेज है, और फेज 2 जो होता है वो मेजर पाथवे है। फेज 2 के अंदर ग्लूकुरोनाइड और सल्फेट कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है। फेज 1 के अंदर जो अपना पैरासीटामोल है वो CYP2E1 एंजाइम की प्रेजेंस में एक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है, जो कि आगे जाके न्यूट्रलाइज होता है बाय ग्लूटाथियोन। कौन से मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है, NAPQI। NAPQI का फुल फॉर्म क्या है, एन एसिटाइल पैरा बेंजोक्विनोन आमीन, जिसको ग्लूटाथियोन न्यूट्रलाइज करता है, और वही जो होती है फेज 2 रिएक्शन होती है। जब फेज 2 रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, यानी कि जब NAPQI का न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, तो वो एक इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होगा, जिसको किडनी इलिमिनेट कर देती है। अब हम देखेंगे कि पैरासीटामोल को हाई डोज में देंगे तो अलग अलग पॉपुलेशंस के अंदर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो हम लोग चेक करेंगे कि एडल्ट्स के अंदर हाई डोज में देने पे क्या होगा, नियोनेट्स के अंदर हाई डोज में देने पे क्या होगा, और क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर देने में क्या होगा। जब एडल्ट्स के अंदर हम लोग पैरासीटामोल को 150 mg से ज़्यादा देंगे तो NAPQI जो मेटाबोलाइट हमारा बना था उसका लेवल बहुत बढ़ जाएगा, और उतना ग्लूटाथियोन अवेलेबल ही नहीं रहेगा कि इसको मेटाबोलाइज कर पाए, इसलिए इसका मेटाबॉलिज्म जो होगा हैम्पर हो जाएगा। नियोनेट्स के अंदर लिवर तो वैसे भी जो होते हैं तो वो अंडर डेवलप होते हैं, तो लीवर के जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं वो फुली मैच्योर नहीं रहेंगे, तो वैसे भी ग्लूटाथियोन कम रहेगा अवेलेबल, और इसको हाई डोज में देंगे तो और ज़्यादा मेटाबोलाइट बन जाएगा, तो यानी कि अपना जो NAPQI मेटाबोलाइट है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा। और क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट के अंदर क्या होता है कि लीवर एंजाइम पहले से बहुत एक्टिवेट रहते हैं। लीवर एंजाइम एक्टिवेट रहते हैं जिसमें हमारा CYP2E1 एंजाइम ऑलरेडी एक्टिवेट रहेगा, तो दूसरे मेटाबोलाइट्स को भी वो कन्वर्ट करेगा NAPQI में, और हम लोग एक्स्ट्रा में पैरासीटामोल देंगे, यानी हाई डोज में जब पैरासीटामोल देंगे तो और ज़्यादा NAPQI मेटाबोलाइट बनेगा। तीनों केस में हमने देखा कि NAPQI मेटाबोलाइट का लेवल इंक्रीज हो रहा है, जबकि अपना जो ग्लूटाथियोन है उतना अवेलेबल नहीं है। जब उतना ग्लूटाथियोन अवेलेबल नहीं है कि सारे NAPQI को मेटाबोलाइज कर पाए, तो जो अपने लिवर सेल्स के अंदर प्रोटीन्स होते हैं उसका डिग्रेडेशन होने लगता है, और तो अपने लिवर सेल्स के प्रोटीन डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, और सेंट्री लोबुलर हेपेटिक नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं हिपेटोटॉक्सिसिटी, यानी कि कहीं ना कहीं लिवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है जब इसको हम लोग हाई डोज में देंगे। तो आइए देख लेते हैं कि टॉक्सिसिटी के क्या सिम्टम्स होंगे। तो नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, NVD अपना कॉमन रहेगा। एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो अपना लीवर होता है वो एब्डोमिन रीजन में प्रेजेंट होता है, और लीवर रीजन के अंदर भी पेन ऑब्वियस सी बात है कि देखने को मिलेगा ही, क्योंकि लीवर के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। तो अब आइए देख लेते हैं कि इसकी टॉक्सिसिटी का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहला बेसिक स्टेप हमारा रहेगा एयरवेज और ब्रीदिंग मेंटेन करना। जो हमारा ट्रैकियो ब्रोंकियल पाथवे है उसको क्लियर करना, और जो ब्रीदिंग है उसको मेंटेन करना, जिसके लिए हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह भी दे सकते हैं। सर्कुलेशन को मेंटेन करेंगे बाय आयरल सॉल्यूशन, जिसको हम लोग IV रूट के थ्रू देंगे, और जो एक्सपोजर है ड्रग का पेशेंट के लिए उसको भी डिक्रीज करने का ट्राई करेंगे, जिसके लिए हम लोग गैस्ट्रिक लेवा जैसे टेक्निक यूज करेंगे, जिसमें हम लोग NG ट्यूब यूज करेंगे, लेकिन हम लोग ये केवल 4 घंटे तक ही यूज कर सकते हैं, उसके ज़्यादा अगर होगा तो हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सारा का सारा जो है अपना पैरासीटामोल वो कहीं ना कहीं सर्कुलेशन में चला जा चुका होगा, तो गैस्ट्रिक लेवा देने का कोई बेनिफिट नहीं आएगा। पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी को मैनेज करने के लिए हम लोग एंटीडोट देंगे। हमारा एंटीडोट कौन सा है, NAC, यानी कि N-acetylcysteine। इसको हम लोग 150 mg पर kg ऑफ वेट देंगे इन 200 ml डेक्सट्रोज सॉल्यूशन बाय IV रूट। जो अपना N-acetylcysteine होता है वो ग्लूटाथियोन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिससे अपना NAPQI का न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, और इसका न्यूट्रलाइजेशन होगा तो लीवर के जो डैमेज हो रहे थे वो बच जाएंगे, और ये न्यूट्रलाइज होकर किडनी द्वारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये डिस्कशन हुआ हमारा पैरासीटामोल के बारे में। अगर आपकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों से कोई भी वीडियोस मिस ना हो। इन लेक्चर्स की नोट्स को आप हमारे टेलीग्राम चैनल MedMonk21 को ज्वाइन करके ले सकते हैं, जिसका जो मैं लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गाउटी आर्थराइटिस के ड्रग थेरेपी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखें, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर भी शॉर्ट नोट्स काफ़ी एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।